छात्रों के आंदोलन से बांग्लादेश और नेपाल में सरकारें गिरी, इंडोनेशिया में मंत्रियों की वीआईपी सुविधाएं छीनी गई, कई रिफॉर्म हुए और अब भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी आ गया है। पर छात्रों के इन आंदोलनों से एक देश अछूता रहा है, वो है पाकिस्तान। क्यों हुआ ऐसा, उसके लिए आपको आइए एक किस्सा सुनाते हैं। 7 जनवरी 1953 कराची में छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। पाकिस्तान को बने अभी 3 साल ही हुए थे और ये पाकिस्तान का पहला बड़ा छात्रों का प्रदर्शन था, इसलिए सरकार ने इस पर अलग से नज़र बनाई हुई थी। छात्रों की मांगी बहुत साधारण थी, बहुत नॉर्मल थी कि शिक्षा का बजट बढ़ाया जाए, यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम की जाए और छात्रों को कैंपस में बेहतर सुविधाएं दी जाए। इन प्रदर्शन को लीड कर रहा था उस समय पाकिस्तान का वामपंथी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन यानी DSF। चूँकि पाकिस्तान का ये पहला ही इतना बड़ा छात्रों का प्रदर्शन था, इसलिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी वहाँ पे हुई और जिस बात की सबसे ज़्यादा आशंका थी वही हुआ। प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई, पुलिस की गोली चली और करीब 7 छात्रों की जान चली गई। इसलिए हर 7 जनवरी को, क्योंकि ये 7 जनवरी के हुआ था, इसलिए 7 जनवरी को ये दिन स्टूडेंट मार्टियर्स डे के रूप में याद किया जाने लगा पाकिस्तान में। पर कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इस आंदोलन ने वामपंथी संगठन जो था DFS, उसको सरकार की नज़र में ला दिया था। वो कोल्ड वॉर का दौर हुआ करता था। पाकिस्तान अमेरिका के करीब जा रहा था और कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रति सरकार बेहद सख्त थी। सरकार का आरोप था कि DSF के कई नेताओं के संबंध जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान से हैं और संगठन वामपंथी राजनीति पाकिस्तान में फैला रहा है। इसलिए 1954 में सरकार ने DSF पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद DSF के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। लगभग 2 साल बाद यानी 1956 में नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी NSF की स्थापना हुई। ये कोई नया संगठन नहीं था, बस पैकेजिंग इसकी बदली गई थी। ये DSF के विचारों की विरासत ही लेकर चल रहा था। वही छात्र थे, वही लोकतंत्र की मांग, वही शिक्षा सुधार का एजेंडा, बस नाम बदल दिया गया था। फिर जब 1968 में अयूब खान के ज़माने में पाकिस्तान में प्रदर्शन शुरू हुए उनकी सरकार के खिलाफ, तो उनमें सबसे आगे यही नया संगठन जो बना था NSF वही था। प्रदर्शन के दौरान NSF के कई छात्र जेल भी गए, लेकिन प्रदर्शनों की वजह से क्या हुआ कि अयूब खान की सरकार चली गई। इसलिए जब बाद में आगे जाकर ज़ियाउल हक की सरकार आई तो उन्होंने कोई रिस्क ही नहीं लिया। ना केवल NSF बैन हुआ बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही छात्र राजनीति पर बट्टा लगा दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टूडेंट यूनियन पर बैन लग गया और ये जो बैन है वो आज तक लगा हुआ है। इसलिए आपको पाकिस्तान में CJP जैसी इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता आपको नहीं दिखेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के छात्र वीडियोस बना कर कह रहे हैं कि अगर बॉर्डर नहीं होती तो हम भी जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन ज्वाइन कर लेते। पाकिस्तान में भी CGP पाकिस्तान के नाम से कई सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन असल में कोई प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए आज के शो में हम जानेंगे कि CJP पर पाकिस्तान से क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, क्या वहाँ CJP जैसा कोई प्रदर्शन कभी खड़ा हो पाएगा। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। CJP की प्रदर्शन के बाद से पाकिस्तान से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहाँ के कई कंटेंट क्रिएटर्स ने रील्स बनाई हैं, कईयों ने प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात लिखी है। जैसे एक सवाल CJP के प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान में खूब चर्चा में रहा कि जब इस्लामाबाद में डेमोक्रेसी चौक में एक क्रिकेट मैच देखने के लिए हज़ारों की भीड़ जमा हो सकती है, तो लोग प्रदर्शन के लिए वहाँ जमा क्यों नहीं हो रहे हैं। इसका जवाब पाकिस्तान के ही एक कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद वलीद ने दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में असल में कोई लोकतंत्र है ही नहीं, भीड़ कैसे जमा होगी। अमशा नाम की एक यूज़र ने X पर लिखा है कि भारत में CJP के प्रदर्शन को पाकिस्तान से फंड मिलने की जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत फ़नी है, बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि पाकिस्तान ख़ुद तो अपने एजुकेशन को फ़ंड नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ कैसे फ़ंड करेगा। तो अधिकतर रिएक्शन आप देख रहे हैं कि इसी तरह के मजाकिया लहजे में लिखे गए हैं, फ़नी हैं। पर कुछ पत्रकार CJP के प्रदर्शन को पाकिस्तान की सेना के लिए चुनौती भी बता रहे हैं। जैसे पाकिस्तानी अखबार डॉन की पूर्व संपादक हैं सिरिल अल्मेडा, उन्होंने X पर लिखा है कि ये प्रदर्शन पिंडी के लिए चेतावनी है। पिंडी मतलब रावलपिंडी, जहां पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय मौजूद है।
ये बात सच है कि एक आंदोलन दूसरे आंदोलन को इंस्पायर करता है। इतिहास में हमें इस तरह के कई आंदोलन देखने को मिले हैं जो एक दूसरे से इंस्पायर हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। जैसे भारत में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने नस्लभेद के खिलाफ आंदोलन किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति के तर्ज पर चीन, क्यूबा और वियतनाम में इंकलाब आया। फिर ट्यूनीशिया से शुरू हुई अरब स्प्रिंग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कितने ही अरब देशों में सरकारें गिरी, तानाशाहों के खिलाफ प्रदर्शन हुए, लेकिन हाल ही में साउथ एशिया में हुए सभी प्रदर्शन, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, इन सब का जो संदर्भ था वो अलग अलग था। जैसे नेपाल में करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा था। जब सोशल मीडिया में मंत्रियों के बच्चों की आलीशान ज़िंदगी दिखने लगी तो सरकार ने सोशल मीडिया ही बैन कर दिया। फिर आंदोलन भड़का और हिंसा के बाद वहाँ सरकार गिरी नेपाल में। बांग्लादेश में आप देखिए कि सरकारी नौकरी में शेख हसीना ने सेना से जुड़े हुए, सेना के जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन दे रही थी, इसलिए आम छात्रों ने इसका विरोध किया और जब प्रदर्शनकारियों पर क्रैकडाउन हुआ तो हिंसा भड़क गई और फिर शेख हसीना की भी वहाँ से सरकार चली गई। उसी तरह इंडोनेशिया में सरकार के मंत्रियों के वीआईपी प्रोटोकॉल पर, उनके वीआईपी कल्चर पर पाबंदी लगाने के लिए छात्रों ने प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के बाद सरकार ने कई बदलाव किए और वहाँ पे उनकी मांगें मानी गई। और भारत का एग्जाम्पल तो आप जानते ही हैं कि नीट पेपर लीक में सरकार की जवाबदेही मांगी गई और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। यानी इन सभी देशों में आप देखिए कि आंदोलन की जो वजह है वो आपको अलग अलग मिलेंगी, जबकि जो आंदोलन अतीत में हुए और एक दूसरे को इंस्पायर किया जिन्होंने, उनमें वैचारिक समानताएं ज़्यादा थीं। उदाहरण दे देते हैं, जैसे चीन, क्यूबा और वियतनाम में वामपंथी सरकारें बनी। इजिप्ट और सीरिया में अरब स्प्रिंग के दौरान इख्वानुल मुस्लिमीन जैसे इस्लामिक संगठनों ने आंदोलन खड़े किए थे वहाँ पे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान में प्रदर्शन होने की कोई वजह ही नहीं है। वहाँ की अर्थव्यवस्था कई बरस से वेंटिलेटर में है। IMF के इंजेक्शन से वो सर्वाइव कर रही है। शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल है। चुनाव फेयर नहीं है, सेना के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। यहाँ तक कि न्यायपालिका पर भी वहाँ सवालों के घेरे में उसे लिया जा रहा है। यानी मुद्दे पर्याप्त हैं प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन सेना वहाँ के लोगों को आंदोलन खड़े करने का मौका ही नहीं देती है। आपने इमरान खान, गज़ा, ईरान या किसी पश्चिमी देश में हुई किसी घटना के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शनों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था या रोज़गार पर प्रदर्शन के बारे में अक्सर वहाँ से कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई खबर सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहाँ के आम लोग इस तरह के मुद्दों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो सीधी वजह है क्योंकि वहाँ की सेना क्रैकडाउन कर देती है। आखिरी बार अक्टूबर 2025 में कराची में बढ़ती महंगाई और कम वेतन की वजह से कई संगठन इकट्ठे हुए थे। इनमें सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस SEA सबसे आगे था, लेकिन क्या हुआ, वहाँ भी आंदोलन को दबा दिया गया। ईरान, गज़ा या पश्चिमी देश में हुई घटना पर भी जब आंदोलन होते हैं तो उन्हें भी सरकार कुचल देती है। जब पाकिस्तान ट्रंप के गज़ा पीस प्लान में शामिल हुआ था तब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने एक हाईवे ही बंद कर दिया था। अंत में क्या हुआ, हिंसा हुई। इसी तरह ईरान के मुद्दे पर प्रदर्शन जब बहुत बढ़ने लगे तो आसिम मुनीर ने ही कह दिया कि जिन्हें ईरान से ज़्यादा प्यार है वो ईरान ही चले जाएं, और इस आंदोलन को भी कुचल दिया गया, ईरान वाला जो आंदोलन हुआ था शियाओं का। यानी इन मुद्दों पर जिनमें वहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा जज्बात दिखाती है उन्हें भी प्रदर्शन की गुंजाइश, उनको भी प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं दी जाती। पाकिस्तान में है, यहाँ भी डिसेंट दबा दिया जाता है। खैर, ये तो कुछ त्वरित प्रदर्शनों के उदाहरण हमने दिए, तो तुरंत खड़े हुए एक मुद्दे को लेकर और प्रदर्शन हुए, यानी भीड़ आई एक मांग को लेकर और वो ख़त्म हो गए। ये प्रदर्शन कभी आंदोलन में नहीं बदल पाए। जो प्रदर्शन आंदोलन में बदल भी पाए हैं उन्हें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम मीडिया से ही साइडलाइन कर दिया गया। बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK का उदाहरण ही आप देख लीजिए। बलूचिस्तान में कई बरसों से प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ लोगों की मांग ये है कि उन्हें भी पाकिस्तान के दूसरे शहरियों की तरह, यानी पंजाबियों की तरह, सिंधियों की तरह अधिकार मिले। जो गैस बलूचिस्तान से निकाली जाती है वो पहले कराची तक पहुंच जाती है, लेकिन बलोच लोगों को लकड़ी जलाकर चूल्हे में खाना बनाना क्यों पड़ता है। उसी तरह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में प्रदर्शन जो है वो महंगाई को लेकर बहुत लंबे वक्त से चल रहे हैं और अब इलेक्शन में रिफॉर्म की मांग भी वहाँ की जा रही है। मांग ये है कि POK में पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का, मेन स्ट्रीम पार्टियों का दखल कम हो और कश्मीरियों को ज़्यादा वहाँ पे अधिकार मिले वहाँ की राजनीति में। लेकिन ऐसा पाकिस्तान की सरकार कर पाने में फेल हुई है। 27 जुलाई को अभी कल ही यहाँ पर वोटिंग हुई थी, जिसमें पहले ही राउंड में नवाज शरीफ वाली
पार्टी जो है नून लीग, वो उसके कैंडिडेट जीत रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों यानी बलूचिस्तान और पीओके पर प्रदर्शन तो हो जाते हैं, आंदोलन का भी रूप ये कई बार ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों ही मुद्दे मेन स्ट्रीम से दूर रखे जाते हैं पाकिस्तान की राजनीति से और मीडिया से। और इससे पाकिस्तान के जो दूसरे शहरी हैं, जो इस्लामाबाद, लाहौर या कराची में रहता है, वो उससे कनेक्शन ही महसूस नहीं कर पाता, इसलिए ये बड़े आंदोलन का रूप नहीं ले पाते। अगर कोई आंदोलन खड़े भी हो जाए तो उन्हें चलाने वाली जो असली ताकत है छात्र, उसका भी सरकार ने बंदोबस्त कर रखा है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ज़ियाउल हक के ज़माने में ही बैन कर दी गई, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई ख़ास सुधार हुए नहीं है इस मामले में। कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे कि कैंपस में स्टूडेंट यूनियन फिर से शुरू किए जाएं, लेकिन फैसला छात्रों के पक्ष में नहीं आया, इसलिए छात्र वहाँ एकजुट ही नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा एक वजह और ये भी है कि पाकिस्तान में कोई सरकार अपना टेन्योर ही पूरा नहीं कर पाती है। पाकिस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना टर्म पूरा नहीं किया है। पिछले 2 दशक से तो 2.5 से 3 बरस, ये भी मैंने ज़्यादा कह दिया, 2 से 2.5 बरस से आगे कोई बढ़ नहीं पाया प्रधानमंत्रियों में। जब लंबे समय तक कोई एक नेता सत्ता में नहीं रहता तो उसके खिलाफ वैसा इमोशंस बन ही नहीं पाता कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो पाए। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री देखिए आप, लियाकत अली ख़ान थे, लेकिन 1951 में उनकी हत्या हो गई। इसके बाद कुछ ही सालों में प्रधानमंत्री तेज़ी से बदलने लगे, 1951 से 1958 58 तक। इस बीच पाकिस्तान में 7 अलग अलग प्रधानमंत्री बदले। इसी दौर में राजनीतिक अस्थिरता भी पाकिस्तान में बढ़ी और इसी वजह से 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया और लोकतांत्रिक सरकार को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। यहीं से सेना की राजनीति में स्थायी दखल की शुरुआत होती है पाकिस्तान में। 1962 में फिर नया संविधान आया, लेकिन देश राष्ट्रपति प्रणाली के तहत चला और प्रधानमंत्री का पद ही उस वक्त ख़त्म कर दिया गया था। यानी 1962 से 1973 तक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री ही नहीं था। फिर 1973 में नया संविधान लागू हुआ और संसदीय व्यवस्था वापस आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये स्थिरता ज़्यादा समय तक नहीं चली। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया और फिर भुट्टो की सरकार गिरा दी और बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। फिर 1977 से 1985 तक प्रधानमंत्री का पद प्रभावी रूप से ख़त्म ही कर दिया गया। 1988 में ज़ियाउल हक की विमान दुर्घटना में मौत के बाद चुनाव हुए और बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी। यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें प्रधानमंत्री चुनाव जीत कर तो जाते थे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते। भुट्टो के बाद ये सिलसिला इमरान खान में ख़त्म हुआ। कोई भी 5 बरस तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है, यहाँ तक कि नवाज़ शरीफ भी नहीं। अब उनके छोटे भाई प्रधानमंत्री बने हुए हैं, शहबाज शरीफ। फ़िलहाल तो उनकी सेना से अच्छी दोस्ती चल रही है। हो सकता है कि रिकॉर्ड टूट जाए और कोई पहला प्रधानमंत्री अपना 5 बरस का टेन्योर पूरा कर ले, लेकिन जैसा कहा जाता है कि कल किसने ही देखा है। तो लबुलुबाब ये है कि कोई एक नेता रहता नहीं है लंबे समय तक सत्ता में जिससे आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता है। सरकार से जब आवाम गुस्सा होती है तब तक प्रधानमंत्री ही बदल दिया जाता है और गुस्सा शांत हो जाता है। सेना के खिलाफ कोई जाने की हिम्मत रखता नहीं है। छात्रों की आवाज़ पहले से ही दबाई जा चुकी है और 9 मई 2023 के बाद, उस घटना के बाद पाकिस्तान की सेना कुछ ज़्यादा ही चौकन्ना हो गई है। उस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उसके समर्थकों ने सेना से जुड़ी इमारतों को निशाना बनाया था। इसलिए आसिम मुनीर अब पहले से ज़्यादा चौकन्ना हो गए हैं और वो आने वाले प्रदर्शनों पर नज़र रख रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये शो रिकॉर्ड किया था मेरे साथी आनंद ने। मेरा नाम है साजिद। देखते रहिए खबर गाँव।